गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। एक प्रेम कहानी। मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र 21 साल है। आज मेरा जन्मदिन था, तभी रिश्तेदार और दोस्त मेरे सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने अपने लिए आज नीले रंग के कपड़े का चुनाव किया था। वह कपड़ा बिल्कुल किसी जलपरी की तरह था। मैं उसे पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में यह बात कही जाती थी कि प्रिया जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। यह सब मेरे लिए बहुत आम था। मैंने अपने बाल खोलकर आगे की ओर किए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया कि आपके पास आपको गार्डन में बुला रहे थे। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आप ही इंतजार हो रहा है। मैंने सिर हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर नीचे की तरफ बढ़ गई। उन कपड़ों में मुझे चलने में दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी। अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती, इसलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखा चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लान में आ गई। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों में छिपा है। लेकिन मैंने सिर झटक दिया। यह एहसास तो मुझे एक महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने खड़े हुए थे और अपने दोस्त से बात कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को कहा और मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब की गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा बुरा लगा। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ यह आम था, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। न जाने क्यों इसे देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव देखकर ही समझ गए थे कि मैंने उनके हाथ मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया। सबके बीच उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस किया और खुशी से मुझे बर्थडे विश दिया। मैंने उनका हाथ चूम लिया और उनके सीने से लग गई। वह मुझे अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास लाए और एक माइक हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। मैंने पापा को ही देखती रही। जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया तो मुस्कुरा उठी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगा था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे सभी तालियां बजाकर उन्हें सहराने लगे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े एक सबसे खास नौकर रमेश पर गई। वह हमारे घर का सबसे बड़ा नौकर था और मेरे ज़्यादातर काम वही करता था। रमेश की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमानों और रिश्तेदारों की वजह से वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना खत्म होने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास गए और केक काटने को कहा। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई और केक काट दिया। चारों तरफ तालियां गूंज उठी। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने मुझे भी केक खिलाया। हम यही कर रहे थे कि तभी रमेश मेरे पास आया और अब मेरी तरफ एक डिब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैम साहब, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है जो पापा ने मांगी थी। अचानक पलटी रमेश ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैंने अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह तुरंत ही जमीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने कोकोरन से थामकर टेबल पर रख दिया। पापा गुस्से में रमेश को देखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने को? तुम तो दो टके के नौकर हो और मेरी बेटी गिफ्ट दोगे? वह और कुछ कहते इससे पहले मैं पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, यह तोहफा ही तो है, मैंने ले ली हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी चाँद सी बेटी हो, तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की जरूरत नहीं है। या और मत
तुम यहाँ से निकलो। उन्होंने रमेश की तरफ इशारा करते हुए गाइड को बुलाया, उससे बाहर निकलवा दिया, जबकि मैंने अपनी जगह पर पत्थर बनी खड़ी रह गई। पापा ने आज से पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था, फिर आज अचानक ऐसा क्यों हो गया कि वह रमेश को निकालने पर तुल गए। हालांकि यह बात सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर रमेश ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। यह सच था कि जब पापा को गुस्सा आता तो वह किसी की नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे, लेकिन इस पर हालात बहुत ज़्यादा अलग थे। मैंने फौरन ही पापा को संभाला दिया और उनके दोस्तों भी उनके करीब आ गए, वरना पापा का बस चलता तो वह रमेश का कत्ल ही कर देते। मैंने फौरन वह तोहफा भी अंदर भिजवा दिए थे। बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, इसमें इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की तरफ ही नहीं लगा हुआ था कि आखिर उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि पापा ने मासूम रमेश को घर से बाहर निकलवा दिया। हालांकि मुझे पता था कि रमेश की एक माँ और 2 बहनें हैं, वह बहुत मजबूर है, तभी यह नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत है। अगर वह नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे महीनों का कुछ दिनों में ही नौकरी मिल जाती, लेकिन वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ और मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सकता हो तो मैं ज़रूर रमेश के लिए कुछ करूंगी, क्योंकि वह मेरी वजह से ही नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरी कॉलेज की सहेलियां आ गई, जिनके साथ मग्न हो गई थी। मैंने उन्हें देखते ही गुस्से में कहा, तुम लोग को आने में कितना वक्त लग गया? पापा ने केक भी कटवा दिया। अब मैं रोक भी नहीं पाई, लेकिन मेरी सहेलियों ने मेरी बात का बुरा नहीं माना है और तस्वीर लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन रात के 1 बजे आसपास सभी मेहमान और रिश्तेदार घर जाना शुरू कर दिए थे। तो मैंने साफ तौर पर पापा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देखी। वे बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लान में ऐसा महसूस होता कि जैसे यहाँ रहस्यमय हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरह लगता था कि मुझे कुछ छिपाया जा रहा है, मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैंने अपने विचार जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बातें बिल्कुल मत सोचा करो। जितना मैं सोचती थी उतना ही वे मुझे चुप करवा देते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। मैंने कुछ सोचकर पापा के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। पापा, क्या हो गया आपको? कब से देख रही हूँ, आप बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सिर हल्का सा हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाओ, मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा करके आता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुपचाप रही। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ, कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, यह अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैंने आंख बंद की थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और खुरदारी आवाज़ मेरे कानों में टकराई। अगर भलाई चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, खासकर अपने पापा से, वरना नुकसान उठाओगी। मैंने कुछ कहती या समझती उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कॉल कट चुकी थी। मैंने तुरंत दोबारा उसी नंबर पर डायल किया, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शौक पैदा हो गया था। मेरे पापा को मुझसे क्या खतरा हो सकता है, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वह जो भी यह मुझ तक कोई संदेश पहुंचाता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान कर दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़ने इसी बारे में सोचती रही। फिर यह सोचकर सिर झटक दिया कि
हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा। वैसे भी आज मेरी सालगिरह थी, यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका दिया। लेकिन दिमाग के किसी कोने में यह बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य जरूर है। वो भी जैसे मैंने होश संभाला था तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ अजीब महसूस करती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वे अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैंने उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश किया, उनके ऑफिस जाने की जिद की तो वो साफ मना कर देते थे, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर रहो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। जब मैंने वजह पूछी तो यही कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो, अभी पढ़ो, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन होते हैं। जाए करके लेकिन मैं अलग थी। बचपन में ही मम्मी का देहांत हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिससे मैं खेल सकती। बस एक अम्मा जी थी जो हमारे घर की नौकरानी थी, उन्हीं से मेरी बातचीत हो जाती। इसके अलावा मेरे पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही दोस्त थे, बाकी दोनों सिर्फ नाम के ही थे, जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेज की वजह से मेरे करीब आए थे। इसे अकेलेपन में मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर रखते थे। बेशक वे मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी किसी चीज़ का ताना नहीं देते थे और मुझे फिर आंखों पर बिठाते थे। राधे राधे। जैसे किसी ना कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस कीजिएगा। लेकिन मैं इसी इंसान थी। मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आए, लेकिन पापा मुझे जिम्मेदारों देना चाहते नहीं थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन पापा का नाम वो निशान तक नहीं था। मेरे कान पोर्च की तरफ ही लगे हुए थे। मैंने कुछ सोचकर रात 4 बजे पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी थी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक बार अपने ऊपर लपेटी हुई बाहर आई गई सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता है कि पापा कब और कहाँ आते जाते हैं गए हैं। जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र चौकीदार पर पड़ी। वह सो रहा था। मुझे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। अगर मैं उसके पास जाकर उसे जगाती तो उस इंसान की नींद खराब हो जाती। लेकिन मेरे पापा की ज़िंदगी का सवाल था। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए, उसे जगाने लगी। वह मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया था। वह मुझे देखते हुए हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम बताइए। मैं सो गया था, दरअसल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। वह टूटे फूटे शब्दों में बोला। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे यह बताओ कि पापा कहाँ और कब वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने से। उनका कहना है कि वह जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान न हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक है। जबकि मैं गुस्से से बोली, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा, किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। बस तुम मुझे मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, छोटी मालकिन, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। उन्होंने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था और वह किसी काम के लिए नहीं गए थे। आप परेशान हो और जल्दी लौट आएंगे, वो ठीक है। जबकि मैं चुप हो गई थी। यह बात हकीकत थी कि पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे और
मुझसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में अचानक एक ख्याल आया कि क्या फिर रमेश पापा के गद्दारी का कर रहा था। पल भर के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी, खामोशी से अपने कमरे के अंदर चली गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी, तभी पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, यानी पापा आ गए। मैंने सुकून की सांस ली और तुरंत उठकर खिड़की के पास आ गई तो मेरे सोचते बिल्कुल मुताबिक पापा ही आए और पोर्च में खड़े चौकीदार से कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैंने खिड़की के पास भी तुरंत को 2 कदम पीछे हो गई। जो भी था, मैंने अपने पापा के घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर मुझे जगाते हुए देख लेते तो यकीनन गुस्सा करते, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई थी। पापा आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। मेरी जन्मदिन को हुए 15 दिन बीत चुके थे। मेरी मामूली जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। सुबह सवेरे जगाना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना,